बच्चों आज अपन पढ़ेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चौखंबा योजना और एक पढ़ेंगे अपन सप्तक्रांति। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन को ये देखना है कि ये जो चौखंबा शासन है 4 पिलर कहलाता है। चौखंबा इससे 4 चौखंबा शब्द बोला जा रहा है, मतलब 4 खंबे इसमें हैं, इसको 4 पिलर बोला जा रहा है। ठीक है, कोई भी विचारक यदि किसी सिद्धांत का वो निर्माण करता है तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई किताब लिखता है, किताब में ही अपने उस सिद्धांत का वर्णन करता है। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ये उन्होंने 1952 में लिखी और इसी किताब में उन्होंने चौखंबा शासन के बारे में उन्होंने बताया है। चौखंबा जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, 4 खंबे इसमें हैं। अब कौन कौन से खंबे हैं ये अपन को देखना है। पहला है ग्राम, फिर है मंडल, राज्य, राज्य या प्रांत या केंद्र सरकार। ठीक है, मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जिसको 4 भागों में बांटा जाएगा, केंद्र शासन, राज्य शासन, मंडल शासन और ग्राम शासन। मैंने इसलिए सबसे पहले ग्राम बताया था क्योंकि लोहिया जी का कहना है कि लोकतंत्र में शासन की जो शक्ति है वो नीचे से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप जब लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो लोक प्रशासन में आप देखते हैं पद सोपान व्यवस्था में आदेश हमेशा ऊपर से आते हैं और क्रियान्वयन नीचे से होता है। सत्ता का जो आदेश होता है वो ऊपर से होता है और जो क्रियान्वयन होता है वो नीचे से होता है। ये होता है लोक प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था में। ठीक है, यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जो शासन और शक्ति का जो आधार है वो होना चाहिए ग्राम से, ग्राम से ये मंडल में जाना चाहिए, मंडल से ये राज्य में जाना चाहिए और राज्य व्यवस्था से ये केंद्र शासन व्यवस्था में जाना चाहिए। जिसका भी मोबाइल बज रहा है क्लास से बाहर निकल जाए, बाहर जाइए, बाहर निकलिए क्लास से पहले, चलिए। ठीक है, और जब भी आप लोग क्लास में बैठिए तो अपना मोबाइल ऑफ करके बैठिए या साइलेंट में करके बैठिए। ठीक है, देखिए अपन ये देख रहे थे कि जब ये जो 4 पिलर यानी खंबे होते हैं, पिलर जैसे अपन जो आधारशिला होती है उसका उन्होंने देखा। तो किसी भी शासन व्यवस्था की आधारशिला में 4 आधार बताए गए हैं, ग्राम पंचायत, उसका मंडल, उसके ऊपर का आधार, फिर राज्य है और फिर केंद्र सरकार है। इन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने कहा कि वो संघात्मक शासन के तो समर्थक थे, परंतु उन्होंने कहा यदि संघात्मक शासन में शक्तियों का वितरण यदि सही तरीके से नहीं किया गया है तो उन्होंने ऐसे शासन का विरोध किया है। क्लियर, ये इनकी है चौखंबा योजना। उसमें ये देखा उन्होंने ये कैसे चलेगी। जैसे मान लीजिए ये जो राज्य की जो सशस्त्र सेना होती है उसका आधार जो क्रियान्वयन होगा किसके पास जाएगा, वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। ठीक है, अब ये देखा ये जो सशस्त्र पुलिस है इनको कौन कंट्रोल करेगा, इनको प्रांतीय शासन कंट्रोल करेगी। ठीक, और ये जो अन्य पुलिस है इनको मंडल करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि शक्तियों का वितरण भी होगा और शक्तियों का इंटरकनेक्ट जो होगा वो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत होगा। और इन्होंने ऐसी शासन की व्यवस्था की स्थापना क्यों की है, उनका कहना है क्योंकि देखिए मैंने आपको जब पहले दिन इनकी क्लास में पढ़ाया था आपको कि समाजवादी चिंतक ये कहलाते हैं और समाजवादी में चाहे वो शक्ति हो, सत्ता हो, उनका जो वितरण है समाज में होना चाहिए बराबर। अब चूंकि इन्होंने जब ग्राम सभा वाली बात करते हैं ये इसमें चौखंबा शासन की, तो उनका कहना है कि ऐसी शासन व्यवस्था हम इसलिए दे रहे हैं ताकि व्यक्ति में सचेतना की भावना जागृत हो और व्यक्ति अपना ये कार्य आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गई चौखंबा योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका किस योजना का उद्देश्य, चौखंबा शासन योजना का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक आधार है, आर्थिक स्वतंत्रता है, वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और ये जो 4 पिलर है, 4 पिलर का कहने का मतलब है इन चारों आधारों में शक्ति और सत्ता का वितरण इन चारों खंभों में होना चाहिए। 4 खंभे यानी 4 पिलर, इन चारों में शक्ति और सत्ता का वितरण होना चाहिए और आपस में इंटरकनेक्ट भी होना चाहिए ताकि ये शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था ये चल सके। ठीक है, ये चौखंबा योजना आपको समझ में आई। एग्जाम में ये जरूर आएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 4 पिलर पॉलिसी या जो इनका चौखंबा शासन योजना है इसको आप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किस किताब में लिखा है, किस सन में लिखा है, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी जो सीसी होगी उसमें भी आएगा।
ठीक, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इन राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति। सप्त क्रांति जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, 7 चीजों की है, इसमें ध्वनित होता है, सप्त यानी 7। ठीक है, अब 7 चीजें इसमें समझ में आ रही हैं कि ये क्या क्या 7 चीजें हैं। अब इन 7 चीजों को मैं बारी बारी से पढ़ाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ये दिमाग में आपको रखना है कि जो लोहिया जी हैं वो समाजवादी चिंतक हैं। समाजवाद का मतलब ये है कि उनका मतलब उत्पादन के जो चीजें हैं उसका वितरण समाज में बराबर रूप से होना चाहिए। अब उनका ये कहना है यदि हम उत्पादन करते हैं तो जब हम उनका विक्रय मूल्य तैयार करते हैं तो 1.5 गुने से ज्यादा ये मूल्य नहीं होना चाहिए। और शासन को कहते हैं कि मतलब ये उम्मीद करते हैं शासन से कि अन्न बांटो आंदोलन पर सरकार को जोर देना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा मुफ्त रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीबों को भी भोजन मिल सके। लोहिया जी एक ऐसे पहले विचारक थे, पहली बार तो इन्होंने नेहरू जी के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे पहले विचारक थे जो ललकारते थे शासन व्यवस्था को। जैसे कि मान लीजिए जब जवाहरलाल नेहरू बीमार थे तो उन्होंने कहा था देश के बीमार प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको अब अपने पद पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो कार्य करने में अब अपने को उतने सक्षम वो नहीं पाते। उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए भी कहा था ये गूंगी गुड़िया है, मतलब वो जो है परिवारवाद से चला आ रहा था उसका भी वो उन दिनों विरोध करते थे। और ये कहा जाता है कि जब संसद में बोलते थे जब लोहिया बोलता है तो तख्त डोलता है, इस तरह के विचार उनके थे। और इसलिए उन्होंने जब सप्त क्रांति का आंदोलन ये जो लाते हैं आह्वान, तो इन्होंने सिर्फ ये भारत के लिए नहीं किया था, ये इन्होंने पूरे विश्व में जो इन दिनों जो वातावरण चल रहा था उसको उन्होंने सप्त क्रांति के रूप में कहा और इसमें उन्होंने भारत के लिए भी आह्वान कर लिया था। अब अपन ये देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले सप्त क्रांति का आधार क्या था। तो पहली क्रांति ये थी स्त्री पुरुष में उनमें समानता होनी चाहिए। तो ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं था, उनका कहना था संपूर्ण विश्व में स्त्री पुरुष की समानता के लिए क्रांति होनी चाहिए। व्यक्ति को एकजुट करके वो करके यदि ये विषमता है तो इसका हमको सामना करना चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए ताकि समानता हो सके। अब ये देखना है अपन को कि जो चमड़ी के रंग यदि रंग भेद की जो नीति है उनके आधार पर था कि रंग भेद की नीति, सबसे पहले तो गांधी जी को ही रंग भेद की नीति का इतना बुरा सामना करना पड़ा है ना, दक्षिण अफ्रीका की उनकी यात्रा के दौरान। तो तब से जो विरोध चला आ रहा है, उनका कहना था राजकीय, आर्थिक और ये जो दिमागी असमानता व्यक्ति के मन में जो रहती है उस आधार पर वो रंग भेद की नीति करता है, हमको इसके विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हो गई स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए। दूसरा ये जरूर लिखिएगा चमड़ी के रंग, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा रंग भेद की नीति, क्योंकि उन्होंने इसी का विरोध किया और यही शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया है। ठीक है, अब अपन को तीसरा ये देखें कि संस्कारगत, जन्मजात और जाति प्रथा, जो व्यक्ति जो जाति प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने युद्ध लड़ा, उनका ये कहना था ये तो हमको करना ही होगा। इसके साथ साथ हमको पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए, जो कि आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। और ये आप देखिए, ये जो ओबीसी शब्द आता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री चाहेगा, राज्यपाल चाहेगा तो उस राज्य विशेष के लिए वो कार्य कर सकता है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग की जितनी नीतियां बनती हैं वो राज्य सरकार के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करते हुए बनती है। ठीक है, अब अपन को इसमें देखिए हर जगह एक शब्द बराबर आ रहा है सप्त क्रांति में, इसके लिए क्रांति, जो भी शब्द है उसके लिए क्रांति। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो सप्त क्रांति है 7 बातों पर आधारित है और सबका अंत में जब अपन लिखते हैं तो क्रांति शब्द आ ही रहा है, ऐसा आपको उत्तर में भी लिखना है। ठीक, अब अपन यहाँ ये अपन को नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता एवं विश्व लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन करना है। तो विदेशी गुलामी पूरे विश्व में आज भी कई ऐसे देश हैं, मतलब ग्रेट ब्रिटेन इसलिए ग्रेट कहलाता है क्योंकि वो तो किसी के अधीन नहीं हुआ, परंतु उसके अपन लोग ही इतने दिन लगभग दास्ता अपन ने जो झेली, आज भी ऐसे यूएसए में कई ऐसे प्रांत हैं जो कि आज भी उनका कनेक्शन ब्रिटेन से है। तो उन्होंने मतलब उसके वो अधीन है वो देश प्रांत,
तो ये जो विदेशी गुलामी का उन्होंने कहा है, ये संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने आह्वान किया कि हमको विदेशी गुलामी हटानी होगी, हमको स्वतंत्रता और विश्व के लोकतंत्र की हमको करना। देखिए ये भी एक लोकतंत्र का ही मॉडल है। तो उन्होंने कहा हमको ऐसा शक्ति का वितरण होना चाहिए कि विश्व में लोकतंत्र स्थापित हो, उस लोकतंत्र इसके खिलाफ क्रांति होनी चाहिए, इसलिए शब्द यहाँ आ रहा है क्रांति। ठीक है, अब ये देखना है निजी विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता लाने के लिए भी क्रांति। निजी विषमता सभी जगह है, पूंजी की असमानता, इस असमानता को कम करने के लिए उन्होंने कहा है हमको आर्थिक समानता लानी होगी और योजनाबद्ध तरीके से पैदावार बढ़ानी होगी, तब हम भारत में या अन्य जगह में हम इस तरह की समानता ला सकते हैं। इस समानता को लाने के लिए हमें क्रांति करनी होगी। क्रांति करना या आह्वान करना मतलब संपूर्ण जनता को एकजुट करने के लिए, आंदोलित करने के लिए आह्वान करना, उनमें उनको बूस्टअप करने के लिए उनमें एक मतलब जागरूकता फैलाना। ठीक है, अब यहाँ एक नेक्स्ट है निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ लोकतंत्र पद्धति के लिए क्रांति। मतलब कुल मिलाकर यदि आप इनका देखेंगे तो समाजवाद की स्थापना यदि करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। देखिए प्रथम विश्व युद्ध होता है तो यूएनओ की स्थापना, इसके राष्ट्र संघ की स्थापना होती है लीग ऑफ नेशन की। ठीक है, तो ये माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। तो तृतीय अस्त्र शस्त्र जो देश जितना एकत्रित करेगा वो अपनी शक्ति उतनी ही बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए अब अस्त्र शस्त्र के खिलाफ लोगों को एकजुट, राष्ट्रों को एकजुट होना पड़ेगा और ताकि वो सत्याग्रह के लिए क्रांति कर सके। सत्याग्रह इसका नाम क्या है? इसको यदि अपन सत्याग्रह को तोड़ते हुए देखते हैं, हिंदी के विद्यार्थी यहाँ आप बनिए, सत्याग्रह को आप तोड़ करके देखिए इस शब्द को, तो कैसे सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। जो कि इन्होंने गांधी जी का कई विचारों का इन्होंने अनुसरण किया, तो उन्होंने सत्याग्रह के खिलाफ कहा है कि यदि कोई शासन जनता के लिए सहयोग नहीं करती, उसके अधिकारों का हनन करती है, उसके साथ विषमता की स्थिति लाती है, तो हमें उस शासन के लिए सत्य के साथ किए गए आग्रह के साथ हम उनमें क्रांति करेंगे। क्लियर? तो ये आपके हो गए आज चौखंबा शासन, 4 पिलर जो हैं, यहाँ अपन ने देखी सप्त क्रांति। ठीक, ये दोनों ही जो पॉइंट पढ़ाए हैं ये आपके एग्जाम में आना ही है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कोई पॉइंट आपके मिस हो रहे हैं इसमें या इधर 7 पॉइंटों में से, आपको जो पॉइंट में से यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे रिमाइंड करिए अपने आप में, फिर मुझसे पूछिए कि मैं इसको अच्छे से और बता सकूँ। किसी को कुछ पूछना है?